रोजगार के संकट से जूझते देश को रोजगार घाटे से कैसे उबारेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की। बेरोजगारी एक ऐसा कड़वा सच है जिसके बल पर बहुत ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडिया को जुमला दे देकर एकदम कंगाल बना दिया। और दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो बेरोजगारी है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे इंडियन सोसाइटी पे। कौन कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से भारत में इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैला है, भारत की इस सबसे बड़ी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। साथ में ही मैं यह भी बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है इस प्रॉब्लम के ऊपर। दोस्तों एक रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत में 62.5% वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि दोस्तों 2036 तक बढ़कर 65% होने वाली है। वर्किंग पॉपुलेशन का यहाँ मतलब है कि एक ऐसी जनसंख्या, एक ऐसे वर्किंग एज के लोग जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए, जो इंडिया को एक नई राय दे सकते हैं, एक नई राह दे सकते हैं और इंडिया को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों ये वर्किंग एज है 15 ईयर्स से लेकर 59 ईयर्स तक। और यहाँ पर सबसे गर्व की बात यह है कि ये जो एज है, इस एज में आने वाले जो लोग हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि 15 साल से कम के लोग और 60 साल से ज़्यादा के लोग, जिनको ज़रूरत पड़ती है हेल्थ फैसिलिटीज़, साथ ही साथ एजुकेशन और पेंशन जैसी फैसिलिटीज़ का। अब भारत में इतनी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है। जापान और चाइना की तरह इस वर्किंग पॉपुलेशन का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा हमारे इंडिया में। दोस्तों वर्किंग एज पॉपुलेशन और साथ ही साथ जॉब्स की अगर हम बात करें तो मई 2016 में 94.58 करोड़ लोग उस टाइम पे तैयार थे 2016 में नौकरी करने के लिए, और अब 2021 में एक आंकड़ा बढ़कर 105.8 करोड़ हो गया है। अब सोचिए दोस्तों कि 135 करोड़ की जनता में लगभग 105 करोड़ लोग तैयार हैं जॉब करने के लिए। 2016 में 45.84 करोड़ लोग जॉब कर रहे थे। जितने लोग जॉब कर रहे थे उसके दुगने लोग बैठे हुए थे जॉब के इंतजार में। अगर 2021 की बात की जाए तो 105.8 करोड़ लोग तैयार बैठे हैं जॉब्स करने के लिए। ध्यान रहे इसमें 42.85 करोड़ लोग जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं उसके दुगने से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉय बैठे हुए हैं इंडिया में। दोस्तों अगर हम इतिहास की किताबें खोलें तो हमको पता चलेगा कि इसी एज वर्किंग लोगों से काम करवाकर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला दिया गया, और सेम इसी का नकल करके आज चाइना भी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है अपने यहाँ के बने हुए कई सारे प्रोडक्ट्स। दोस्तों भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा। कोरोना ने इतनी बुरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बदहाल किया कि उसका नतीजा इतना घातक था कि लाखों लोग जो उस प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी। दोस्तों यह एक ऐसा टाइम है जहां हर एक आदमी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। जरा सोचिए उन सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जो सैनिटेशन का ध्यान देते थे, सफाई कर्मी हुआ करते थे हमारे स्कूल में, कॉलेज और हॉस्टल्स में। उनकी नौकरियां खो गई, उनके बच्चे आज खाने के लिए तरस रहे हैं। अब इतना खतरनाक कंडीशन है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया में, तो यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से मेन रीजन्स हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इस भारत में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और लोगों को मजबूर कर रहा है भुखमरी और गरीबी से मरने के लिए। दोस्तों जो इसका पहला रीजन है और साथ ही साथ बहुत मेन रीजन है वह है पॉलिटिकल रीजन। अभी की गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट रही हो पहले, सभी ने करोड़ों नौकरियां देने के नाम पर जनता को मूर्ख बनाकर जुमला पकड़ा दिया। सभी पार्टी ने झूठे प्रॉमिसेस किए उस गरीब जनता के साथ, जिसको उम्मीद थी कि नई जो सरकार आएगी वो कुछ करेगी। दोस्तों भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से है कि इंडिया की गवर्नमेंट को हर साल लगभग 10 मिलियन जॉब्स देने होंगे यूथ को, तब जाकर कहीं पर इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा हल निकल सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ मानता हूँ कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने नौकरियाँ नहीं दी, लेकिन मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया जैसे कुछ पॉलिसीज जरूर हमारे इंडिया में उतार दिया गया, जो कि लगभग फेल हो चुका है। दूसरा जो मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। भारत में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं, वो नौकरी की तलाश में जो भी फॉर्म निकलता है उसको फिल कर देते हैं, और बाद में एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनको वो जॉब छोड़ना पड़ता है, जिसका खामियाजा ये होता है कि कई सारे ऐसे लोग जो उस काम को कर कर अपनी ज़िंदगी अच्छा कर सकते थे, वह भी इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो हमारी ही वजह से होता है।
अधिकतर जो भारतीय हैं वो पसंद करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। इसके पीछे कारण है कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ और कई सारी ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं जो प्राइवेट सेक्टर में उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती है। चौथा जो कारण है वो परमानेंट तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में ही उभरा हुआ एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी इंडिया के लिए। कोविड-19 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट और तेज़ी से बढ़ा। इसकी वजह से कई ऐसे लोगों को भी जॉब्स खोने पड़े जिनको ज़रूरत थी ऐसे जॉब्स की, जिससे वो अपना गुजारा किसी तरीके से कर सकते थे। दोस्तों, जो छठा कारण है वो है प्राइवेटाइजेशन। आपको पता ही होगा कि जो नई हमारी प्यारी प्यारी जो गवर्नमेंट आई है, इसने इस तरीके से प्राइवेट करना स्टार्ट किया कई सारे सेक्टर्स को, जिसकी वजह से लोगों को डर हो गया है उस सेक्टर में जाने से। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे और ढेर सारी जॉब्स देती थी इंडिया को, और लगातार इसको प्राइवेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो यूथ हैं वो यही सोच रहे हैं कि आगे चल के शायद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। लास्ट और सबसे बड़ा कारण वो है गवर्नमेंट खुद ही। पहली जो प्रॉब्लम है इंडिया की ये है कि इंडिया में एजुकेशन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हम जीडीपी का सिर्फ 3% हिस्सा ही एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जैसे पुअर कंट्री में एक गरीब फैमिली से आने वाला बच्चा उतनी अच्छी तरीके से अपना एजुकेशन नहीं पा पाता और बाद में पिछड़ जाता है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट की वो ये है कि इंडिया में स्किल उतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। स्किल इंडिया जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट की फ्लॉप हो गई। इसके साथ ही साथ अगर हम डेटाज उठाएं तो हमको पता चलेगा कि जो जीडीपी में इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। 2011 से लेकर 2013 तक लगभग 34.31% मनी इन्वेस्टमेंट किया गया था जीडीपी में, जो कि घटकर अब 2020 और 21 में लगभग 30.91% हो गई है। दोस्तों, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा जीडीपी में उतनी ही ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, और जितना ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, और साथ ही साथ इंडिया जो विश्व गुरु का सपना है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा है, वो पूरा हो सकेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की वजह से हमारे इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। पहला खतरनाक जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये है कि इंडिया दिन पर दिन और पुअर होती चली जा रही है। तो इंडिया ने 2011 के बाद कोई ऐसी जनगणना नहीं करवाई जहां पर पॉवर्टी का पता चले, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया है कि लगभग 28% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज गरीबी का शिकार है। और दोस्तों, इसी गरीबी की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कम कर पाते हैं अपने एजुकेशन और हेल्थ में। दूसरा खतरनाक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में स्टार्वेशन यानी कि भुखमरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी की वजह से लोगों के पास खाने का कोई जुगाड़ नहीं है। इस वजह से कई सारे लोग मारे गए भुखमरी की वजह से हमारे इंडिया में। दोस्तों, जो तीसरा इम्पैक्ट है यह है कि इसकी वजह से इंडिया में क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से चोरी, लूट जैसी प्रॉब्लम्स नई प्रॉब्लम्स के रूप में बहुत तेज़ी से आ रही है हमारे सोसाइटी में। चौथा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि इसकी वजह से कई सारे गरीब तबके से आने वाले स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। और पांचवा जो खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा भारत की महिलाओं पर। कई सारी महिलाओं ने जॉब्स खो दिए इस पैंडमिक्स और इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अपने ओपिनियंस की और साथ ही साथ सॉल्यूशंस की, जिससे भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया जा सकता है। इंडिया के जो लोग हैं, जो यूथ हैं यहाँ पर, उनको एम्प्लॉय बनाया जा सकता है। भारत में 60% से ज़्यादा लोग खेती में वर्कर्स की तरह काम करते हैं, तो क्यों ना इस प्राइमरी एक्टिविटी को ही थोड़ा डाइवर्सिफाइड बना दिया जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे क्रॉप्स को लेकर आया जाए जिससे इन गरीब किसानों का, ये जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं, उनका कुछ प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट पिसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ गवर्नमेंट को ज़रूर लोन प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर इंटरेस्ट बहुत लो रहे। फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट कम कर देना चाहिए, जिससे किसान जो हैं, जो गरीब किसान हैं, ईजिली फर्टिलाइजर्स खरीद सकेंगे, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी में इम्प्रूव देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट हर चीज़ में सब्सिडीज भी दे सकती है किसानों को, जिससे अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो खेती में ही अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेगा। दूसरा गजब का काम हो सकता है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसको ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल कि अलग अलग जो ज़िले हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनकी एक खासियत होती है, उनकी तरफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस होते हैं, और इन्हीं क्राफ्ट प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर कर
कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ दोस्तों प्रमोट किया जा सकता है हेल्थ और एजुकेशन को। अगर भारतीय गाँव की बात की जाए तो 20 लाख जॉब्स सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही दिया जा सकता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो रूरल एरिया में डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों की कमी है। जब हॉस्पिटल्स बनेंगे तो कई सारे दोस्तों ऐसे मजदूर होंगे जिनको जॉब मिल जाएगा, और साथ ही वहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, उनको भी जॉब मिलेगा और हमारे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो अगला सबसे अच्छा चीज़ हो सकता है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, वो हो सकता है टूरिज़्म। कई सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको अगर बढ़िया किया जाए तो उसके आसपास जो छोटी दुकानें खुल जाती हैं उससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोगों के अच्छे दिन वापस आएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को जीडीपी में इन्वेस्टमेंट अधिक करना चाहिए, जिससे कई सारे कारखाने खुलें और लोगों को वहाँ पर जॉब मिले और इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट आगे जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। दोस्तों ये थे कुछ मेरे ओपिनियन और सॉल्यूशन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।